कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सबों को। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली आपका वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और जो टॉपिक आपको डिस्क्राइब यहाँ पे शॉर्ट में किए गए हैं उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आती है बात जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में जानेंगे और जितनी बात यहाँ पे एक्सप्लेन होगी उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलिए देखिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द होता है, असल में इस शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के वर्ड ऑर्गेनिज्म से होता है। ऑर्गेनिज्म से होता है और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है अवयव। और अवयव क्या होता है? अवयव का मतलब होता है जैसे एलिमेंट्री, जैसे हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और इन अंगों का सम्मिलित रूप जो एक खास कार्य को संपादित करता है। जैसे कि उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। श्वसन तंत्र में हमारे शरीर के आंतरिक अंग और बाह्य अंग जो श्वसन में कार्य करते हैं सम्मिलित रूप से, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत जितने भी अंग होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है श्वसन लेना, यानी श्वास को बाहर निकालना और अंदर की ओर लेना। उसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य होता है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो भरे हुए होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। तो सम्मिलित रूप से उन अंगों का जो एक निश्चित उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य से वो कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म वर्ड होता है इसका मतलब होता है अवयव। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये छोटे छोटे अवयवों से मिल करके बनता है, यानी सभी अवयव पारस्परिक रूप से संबंधित हो करके और जब निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो अब इस संदर्भ में ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा होगी वो हो जाएगी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का बनाया हुआ समूह। सामान्य उद्देश्य यानी एक उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए लोग एक साथ मिल करके जो प्रयासरत रहते हैं वही समूह कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से समूह की यानी संगठन कहलाता है। और संगठन की इस तरीके से जो परिभाषा हो गई वो हो गई, संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए लोगों का समूह होना चाहिए। फिर अब मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय होता है, तभी जा कर के लोगों का समूह इन भौतिक संसाधनों का उपयोग जब करता है एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। उनके मध्य औपचारिक संबंध होने चाहिए, यानी कार्य से संबंधित अनुशासन और आपसी उसके साथ साथ कार्यों के साथ साथ उनके दायित्व और क्या कहते हैं उसको कर्तव्य भी इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो जहाँ कहीं भी दायित्व और कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे औपचारिक संबंध होते हैं और एक कर्मचारी का अपने बॉस के साथ जो संबंध होता है वो औपचारिक संबंध होता है। एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ कार्य को लेकर के जो संबंध होता है किसी संगठन में, औपचारिक संबंध होता है। ये हो गया। दूसरी पांचवी विशेषता है कि उनमें नेतृत्व और निर्देशन का होना अनिवार्य है। अगर नेतृत्व नहीं होगी, निर्देशन नहीं होगा तो वो अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये संगठन की विशेषता हो गई। अब देखिए औपचारिक संगठन के बारे में चलते हैं। संगठन जो होते हैं ये आपके औपचारिक संगठन भी होते हैं, अनौपचारिक संगठन भी होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं? तो औपचारिक संगठन जो होता है ये प्रबंध के द्वारा निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया संगठन होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का संबंध होता है। ये हो गया। प्रबंध के अंतर्गत जो संगठन बनता है जिसका उद्देश्य निश्चित होता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार और दायित्व एक साथ दोनों में संबंध स्थापित होते हैं, वो औपचारिक संबंध होता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठन में क्या होता है? काम करने वाले लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था में काम करने वाले लोगों, कर्मचारी और वही फिर से पुनः उसको दोहरा रहा हूँ, कर्मचारी और
बॉस के बीच में संबंध होता है, लिपिक निरीक्षक के बीच में संबंध होता है, फॉरमैन के बीच में संबंध होता है, उत्पादन प्रबंधक और जो सहप्रबंधक होता है उसके बीच में, निरीक्षक के बीच में, उसके बाद में जो लिपिक का अपने अकाउंटेंट के साथ संबंध होता है, उसके ऊपर जो मानवीय ये सेवा वर्गीय प्रबंध विभाग होता है उसका संबंध होता है। इस तरीके से क्या होता है, औपचारिक संबंध उनके बीच में कायम होता है, औपचारिक संगठन कहलाता है। अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, संगठन में काम करने वाले लोगों के बीच आपसी जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, काम करते समय किसी का धर्म के भाईचारे के नाते, धार्मिक विश्वास के नाते या फिर सहानुभूति का जो संबंध होता है वही होता है, वही अनौपचारिक संबंध होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो है ये है संगठन की संरचना के बारे में। संगठन की जो संरचना होती है दो तरीके की होती है, एक होता है आपके क्षैतिज संगठन, दूसरा होता है लंबवत। क्षैतिज संगठन संरचना, लंबवत संगठन संरचना। क्षैतिज संगठन संरचना का उदाहरण विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग होते हैं और ये विभाग जो भी होते हैं इनकी संरचना इस तरीके से होती है। जबकि लंबवत संगठन की संरचना जो होती है ये सूती वस्त्र एक कारखाने प्रणाली को ही ले लेते हैं तो इसमें इस तरीके की होती है। शीर्ष पदाधिकारी होता है, उससे नीचे निचले पदाधिकारी होते हैं, उसके नीचे प्रबंधक होते हैं और उसके नीचे जो होते हैं निरीक्षक, उसके नीचे फॉरमैन वगैरह ये सारे होते हैं। तो इस तरीके से संगठन की संरचना में क्षैतिज संगठन संरचना हो गई, लंबवत संगठन संरचना हो गई। अब संगठन की संरचना का जो प्रारूप होता है इस प्रारूप को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रारूप है रेखीय संगठन के बारे में। रेखीय संगठन को और किस नाम से जानते हैं, सैनिक संगठन, सोपानवत संगठन, विभागीय संगठन और लंबवत संगठन के नाम से हम जानते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि उत्तरदायित्व और निवेदन इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उत्तरदायित्व और निवेदन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अधिकार और दायित्व एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। और इसमें प्रत्येक कर्मचारी का अपने निकटतम अधिकारी के साथ संबंध होता है। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी का अपने निकटतम अधिकारी को से आदेश प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका रेखीय संगठन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रेखीय संगठन के प्रकार में आपका शुद्ध रेखीय संगठन, विभागीय रेखीय संगठन होता है। यह अति लघु स्तरीय फर्मों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि यह जो संगठन होता है ये लघु और मध्यम स्तरीय फर्मों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस संदर्भ में और कुछ 10 प्रश्न हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं जो कि बनाया है, मौलिक प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, संगठन की संरचना से संबंधित जो प्रश्न है उसमें पहला है आपका संगठन की संरचना के प्रकार। तो संगठन की संरचना के प्रकार कौन कौन से हैं, क्षैतिज संगठन है, शीर्ष या लंबवत संगठन है, ए या बी, क्षैतिज या लंबवत संगठन है या फिर क्षैतिज और लंबवत संगठन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा डी, क्षैतिज और लंबवत संगठन। दूसरी जो बात आती है, दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक विश्वविद्यालय किस प्रकार के संगठन संरचना का उदाहरण है। क्षैतिज संगठन का, लंबवत संगठन का, क्षैतिज या लंबवत संगठन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विश्वविद्यालय संगठन की संरचना जो हमने पिछले ही पेज में बताया, ये क्षैतिज संगठन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रारूप का उदाहरण नहीं है। देखिए, रेखीय संगठन, रेखीय या कर्मचारी संगठन, रेखीय संगठन, बी रेखीय या कर्मचारी संगठन, सी क्रियात्मक संगठन और डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रारूप का उदाहरण नहीं है। तो ये जो भी हैं संगठन के प्रकार हैं उसके प्रारूप के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो होगा डी आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन प्रारूप का उदाहरण नहीं है, तो उपरोक्त सभी। ये सभी संगठन की संरचनाएं हैं, ये प्रारूप नहीं है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि एक विश्वविद्यालय संगठन संरचना है, किसका है, क्षैतिज संरचना का, ये प्रारूप है। ठीक है, विश्वविद्यालय संगठन जो है ये एक क्षैतिज संरचना का प्रारूप है, ये क्षैतिज संरचना का उदाहरण नहीं है। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न पे चलेंगे कि निम्न में से
कौन सा संगठन प्रारूप का प्रकार नहीं है? तो ये तो रेखीय संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन या सूती वस्त्र मिल। तो इसमें देख लीजिए कौन सा संगठन प्रारूप का प्रकार नहीं है। तो संगठन का प्रारूप जो होता है ये इसमें आपका आ जाएगा सूती वस्त्र मिल। ये तो सभी प्रारूप हैं, रेखीय संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन, ये सभी जो हैं उसके प्रारूप हैं या उसकी संरचना है। सिर्फ एक जो है ये उससे भिन्न है, यही इसीलिए यही उसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता रेखीय संगठन में पाई जाती है? तो सबसे पहले निम्न में से कौन सी विशेषता रेखीय संगठन में पाई जाती है? तो एक है आदेशों का प्रवाह इसमें ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरा, दायित्व तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ए, आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। बी, दायित्व तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सी, उपरोक्त दोनों। और डी, ना ही ए और ना ही बी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए और बी। इसमें कौन सी विशेषता रेखीय संगठन में पाई जाती है? तो आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और दायित्व तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका कि रेखीय संगठन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये भी सत्य है। दायित्व तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, दायित्व नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ये भी सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को आदेश अपने निकट के अधिकारी से प्राप्त होते हैं, ये भी असत्य है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए डी। कौन सा कथन असत्य है? चलिए ये भी देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इनमें से उद्योग जगत में रेखीय संगठन नहीं मिलता। रेखीय संगठन में के दो प्रकार हैं। देखिए, उद्योग जगत में रेखीय संगठन नहीं मिलता, ये कथन जो है ये सत्य है। रेखीय संगठन के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध रेखीय संगठन और विभागीय रेखीय संगठन, ये भी सत्य है। ठीक है। अधिकार और दायित्व तो एक ही दिशा में संप्रेषित होते हैं, ये भी सत्य है। अच्छा, अधिकार और दायित्व तो एक ही दिशा में संप्रेषित होते हैं, ये भी सत्य है। और डी, प्रत्येक व्यक्ति को आदेश अपने निकट के प्रबंधक से प्राप्त होता है। अब इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बी, सी और डी, ये तीनों कथन सत्य हैं। सिर्फ एक कथन जो है ये असत्य है कि उद्योग जगत में रेखीय संगठन नहीं मिलता, ये गलत है। छोटे उद्योगों में और मध्यम उद्योगों में रेखीय संगठन मिलता है। इसीलिए इसका जो उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? तो बी, ए असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है औपचारिक संगठन की विशेषता क्या है? तो औपचारिक संगठन की विशेषताओं में एक है यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन, तो ये तो गलत है, यही इसका आंसर होगा। बी क्या कह रहा है? इसका स्वभाव अस्थायी है। सी, इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। और डी, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, इसीलिए औपचारिक संगठन की विशेषता जो है उपरोक्त में से, ये देखिएगा कुछ इसमें इसका निश्चित मार्ग नहीं होता है, इसका स्वभाव अस्थायी होता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। और औपचारिक संगठन की विशेषता है, देखिए ये तीनों जो है इसकी विशेषताएं नहीं हैं, तो इसीलिए उपरोक्त औपचारिक संगठन की जो विशेषता है इसमें ये चारों में से कोई नहीं आएंगे। ठीक है, इन तीनों, देखिए ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, नहीं, ये अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। दूसरा चीज़, इसका स्वभाव अस्थायी होता है, नहीं, औपचारिक संगठन का स्वभाव कभी भी अस्थायी होता है। तीसरा, इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, ये भी गलत है, इसका निश्चित मार्ग होता है। मतलब ये हो गया कि औपचारिक संगठन की विशेषताओं में ये सभी विशेषताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो औपचारिक संगठन की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त में से ये ऑप्शन होना चाहिए, में से कोई नहीं। ठीक है, तो यही आज के सारे प्रश्न हैं। धन्यवाद। जो टॉपिक आपको दिए गए उसी टॉपिक से रिलेटेड ये आज के प्रश्न थे।